कैथार्सिस होता क्या है। ये जो थ्योरीज है बेटा, इनको समझना, मैं अगर आपको अपने सही एक्सपीरियंस की बात बताऊं, कभी किसी भी बैच को इस तरह से नहीं पढ़ा कि बाकायदा जिस तरह से स्लाइड्स से आपको, क्योंकि मुझे पिछले 3 साल पढ़ाने से अंदाजा हुआ कि ये थ्योरीज ऐसे समझ आने वाली हैं ही नहीं। दैट्स व्हाई बेटा आप लोगों का थोड़ा सा टाइम लिया है, ताकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो वहां पे किसी भी किस्म का क्वेश्चन आए ना, तो आप उसको वहां पे जाके हैंडल कर सके द मेन। और बाय चांस फॉर्चुनेटली हमें थोड़ा टाइम भी मिल गया, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट हम इसको अच्छा कंज्यूम करें। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा इस दफ़ा का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा रहा इससे पहले वाले की नस्बत। और मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं पिछले 2 सालों से 3 सालों से जो ये क्रिटिसिज्म है बहुत तेज़ी से स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स एंड में कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड के साथ जो है पेपर देते थे। लेकिन इस दफ़ा आई एम वेरी होपफुल, जितनी आपको एग्जांपल्स दिखा दी गई हैं, पढ़ा दी गई हैं, और जितने अच्छे आपने अरिस्टोटल के टेस्ट दिए हैं, टीएस इलियट का सबने बहुत अच्छा टेस्ट दिया, कैथरीन बेल्सी का बहुत अच्छा टेस्ट दिया हुआ था स्टूडेंट्स ने, तो आई एम वेरी होपफुल कि ये बैच इंशाल्लाह क्रिटिसिज्म में आपको अब तो स्कोर करना चाहिए और हाई स्कोर करना चाहिए। इट शुड बी 65, 70, 75। ठीक है, जितनी हमने आज कैथार्सिस की एग्जांपल्स पढ़ ली, कल हमने आइडियल ट्रेजिक हीरो के बारे में पढ़ा, आई थिंक सो कि यू शुड डू समथिंग। मतलब इतने मार्क्स आने चाहिए इस बैच के, इतनी मेहनत से बेटा आपको पढ़ाया गया। ठीक है, तो आपको इतना टाइम देने का मकसद ये होता है कि देयर शुड बी सम हॉल मार्क क्रिएटेड बाय यू। दुनिया को बताना है ना, दुनिया को बताना है या नहीं बताना है, लेकिन अंदर की सेल्फ सेटिस्फेक्शन जरूर करनी है कि हमने जो इल्म सीखा वो मुकम्मल सीखा। ठीक है, इल्म सीखे, कोई भी सीखे बेटा, मुकम्मल सीखे आप बड़े मजे से। और जब आप किसी के सामने जाके बैठेंगे ना और कोई पूछेगा तो आप बड़े आराम से बताएंगे, और कभी आप मुझे याद करेंगे कि मैम मास्टर ने पढ़ाया था। दूसरी चीज बेटा, सबसे बड़ी चीज ये कि जब आप किताबें पढ़ते हैं ना, उनको एब्जॉर्ब करके पढ़ाएं। जस्ट एब्जॉर्ब दिस, ये जो भी आपका नॉलेज है किसी भी किस्म का है आपके सामने, इसको एब्जॉर्ब करें। इल्म अच्छा होता है, लर्निंग अच्छी होती है, नॉलेज बहुत अच्छा होता है। तो दैट्स वाई, और ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है कि विद अब देखिए माशाल्लाह इतनी अच्छी आप लोग असाइनमेंट्स बना रहे हैं, सारा आप डेली बेसिस पे मुझे सबमिट करवाते हैं, और ये बड़ा डिसेंट बैच है मेरा। आप लोगों का जो बैच है इतना डिसेंट है कि मुझे कोई इनबॉक्स में तंग नहीं करता, बार बार मुझे क्वेश्चनिंग नहीं करते, और मतलब ये वाला जो बैच है ना, बड़ा ही रिलैक्सिंग और बड़ा मजे का बैच, अपने काम से काम रखता है ये वाला। तो इस वजह से बेटा आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे इतना रिलैक्स रखते हैं। यहाँ पे देखिए अरिस्टोटल कंसेप्ट ऑफ कैथार्सिस जो है वो देखिएगा। अरिस्टोटल राइट्स दैट फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी इज टू अराउज द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। उसने ये कहा था कि फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी क्या है कि इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर अराउज होता है टू अफेक्ट द कैथार्सिस ऑफ दीज इमोशंस। Aristotle has used the term catharsis only once, but the phrase has been handled so frequently by critics and poets. Aristotle has not explained what exactly he meant by the word, nor do we get any help from the poetics. For this reason, he help and guidance has to be taken from his own works. Further, catharsis has three meanings. अच्छा, catharsis दो तरह से लिखा होता है, K के साथ भी और C के साथ भी. It means purgation, purification, and clarification, and each critic has used in the word in one or the other senses. All agree that tragedy arouses fear and pity, but there are sharp differences as to the process, the way by which the arousing of these emotions gives pleasure. और सब ये अग्री करते हैं कि ट्रेजेडी जो है वो पिटी एंड फियर अराउज करती है, ठीक है, लेकिन देयर आर शार्प डिफरेंसेस एज टू प्रोसेस, लेकिन उसके अंदर कुछ शार्प डिफरेंसेस है, द वे बाय व्हिच द अराउजिंग ऑफ दीज इमोशंस गिव प्लेजर। किस चीज पे डिफरेंस आता है एज द प्रोसेस, कि किस तरह से वो जो ट्रेजेडी जो है वो राउज करती है इमोशंस जो कि हमें प्लेजर किस तरीके से देते हैं। Catharsis has been taken as a medical metaphor, जिसको हम purgation कहते हैं, denoting a pathological effect on the soul, जो कि हमारी spiritual जो है वो सफाई होती है एक तरह से, ठीक है, प्यूरिफिकेशन होती है।
स्पिरिचुअली इंसान प्योरीफाई होता है, ठीक है, उसको परगेशन कहते हैं। सिमिलर टू द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन ऑन द बॉडी, जैसे बॉडी के ऊपर मेडिसिन का इफेक्ट होता है, इसी तरह कैथारसिस से भी परगेशन होती है, जिससे हम कहते हैं हमारी सोल जो है वो प्योरीफाई होती है और हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल एलिवेशन या स्पिरिचुअल जो है एक एलिवेशन ही कहेंगे जो हमारे अंदर पैदा होती है। दिस व्यू इज बोर्न आउट बाय पासिंग एंड पैसेज इन पॉलिटिक्स। तो ये जो है कब बोर्न आउट होता है? बाय पैसेज इन पॉलिटिक्स, वेयर एरिस्टोटल refers to, but the passage in poetics है, यहाँ politics लिखा हुआ है, that is not the politics। ये जो है व्यू बॉर्न आउट का हमने जब पैसेज पढ़ा पोएटिक्स में, जहाँ पे अरिस्टोटल रेफर करता है टू रिलीजियस फ्रेंजी बीइंग क्योर्ड बाय सर्टेन ट्यून्स, जिसमें रिलीजियस फ्रेंजी जो है, यानी कि हमारी जो रिलीजियस फ्रेंजी जो है या हमारी रिलीजियस कंफ्यूजन्स जो हैं वो क्योर होती हैं बाय सर्टेन ट्यून्स। जैसे मैंने आपको कहा ना, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, कि इंसान की जिंदगी में जब तक करबला नहीं आती ना तो इंसान तब तक चेंज नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि हमने बनी इसराइल को, हमने फिरौन को बनी इसराइल पर मुसल्लत कर दिया ताकि हम तुम्हें आजमा सकें। इंसान की जिंदगी में कई फिरौन आते हैं, इंसान की जिंदगी में कई करबला भी आते हैं, और वो क्यों आती हैं? ताकि हम स्पिरिचुअली एलिवेट हो जाए, ठीक है। विच एक्साइट रिलीजियस फ्रेंजी, जो कि एक्साइट करती है एक रिलीजियस फ्रेंजी को। इन ट्रेजेडी pity and fear artificially stirred the latent pity and fear which we bring us with the from real life। ट्रेजेडी के अंदर ये पिटी और फियर जो है आर्टिफिशियली स्टर करता है इस लेटेंट पिटी एंड फियर को, ठीक है, यानी कि इस स्टर करता, स्टर किसे कहते हैं, थोड़ा सा मिक्सअप कर देना, इस लेटेंट पिटी और फियर को विच वी ब्रिंग विद अस फ्रॉम द रियल लाइफ, जो कि हम रियल लाइफ से जो है ना देख रहे होते हैं, जो हमें रियल लाइफ से उनके साथ हो रहा था। अच्छा, अब इसमें देखें कि ये जो रिलीजियस फ्रेंजी है और ये सारी चीजें, एक दफा ना हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा, किसी सहाबी ने, कि बिलाल तुम्हारा जो आका है वो तुम्हें जो है गर्म कोयलों पे लिटा देता है, तपती धूप में लिटा देता है, तपती रेत पे लिटा देता है, फिर भी तुम अल्लाह अल्लाह करते रहते हो, फिर भी तुम अहद अहद बोलते हो। तो मतलब उस अल्लाह को पुकारते हो जो तुम्हें शायद मतलब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता ना। तो आगे से बिलाल कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मेरा अल्लाह मुझे चेक कर रहा है कि बिलाल कच्चा है कि पक्का है। जैसे कोई बर्तन जो है खरीदने से पहले जो है उसको ठोक के, मट्टी के बर्तन को ठोक के चेक करता है कि ये कच्चा है कि पक्का है, इसी तरह मेरा अल्लाह भी मुझे ठोक ठोक के चेक कर रहा है कि ये बंदा कच्चा है कि पक्का है। यानी कि जो पक्का होता है अल्लाह ताला उसको दीन के लिए चुन लेता है, उसके अंदर स्पिरिचुअल एलिवेशन भी आ जाती है और ये सारा कुछ होता है। और जो कच्चा बर्तन होता है ना वो वहीं टूट जाता है, ठीक है, यानी कि उसको ठोक के चेक किया जाता है तो वो क्रैक आ जाता है उसके अंदर। तो कहता है मेरा अल्लाह मुझे चेक कर रहा है। तो दैट इज बेसिकली द स्पिरिचुअल एलिवेशन, ठीक है, और दैट इज द, उससे इंसान ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इन ट्रेजेडी पिटी और फियर जो है वो एक्चुअली यही पिटी एंड फियर होता है जो कि लेटेंट, जो कि हमारी जिंदगी में कहाँ से आती है, फ्रॉम रियल लाइफ। इन द न्यू, जाहिर बात है हम रियल लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें पता चलता है नहीं भाई कुछ गलत होने वाला है, ठीक है। इन न्यू क्लासिकल एरा कैथारसिस वाज टेकन टू बी एलोपैथिक ट्रीटमेंट। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, हमने इसका पढ़ा कि जी इसका एक परगेटिव जो है, जैसे पैथोलॉजिकल इफेक्ट की बात की थी। अब हम एलोपैथिक इफेक्ट की बात करते हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जिसको कहते हैं विद द अनलाइक क्योरिंग अनलाइक, ठीक है, कि हम अनलाइक को क्योर करते हैं अनलाइक के साथ। The arousing of pity and fear was supposed to bring about the purgation or evacuation of the emotion। और arousing of pity and fear क्या होता है, वो evacuate हो जाना, सूख जाना, purgate हो जाना, ठीक है, of the other emotions like anger, pride, etc, जिसमें anger और pride आपके खत्म हो जाते हैं। As Thomas Taylor holds, we learn from the terrible fates of evil men to avoid vices they manifest। कि हम लर्न कहाँ से करते हैं, टेरिबल फेट्स ऑफ इवल मैन से हम लर्न करते हैं ताकि हम अवॉइड कर सके वाइसेस, बुराइयों को, दे मैनिफेस्ट, हम वो गलती ना करें जो किसी इवल कैरेक्टर ने की है। तो ये क्या हो गया, अनलाइक क्योर, अनलाइक क्योरिंग अनलाइक,
ठीक है, कि हम अनलाइक हैं, यानी कि हम अच्छे इंसान हैं, लेकिन अच्छा इंसान किसी बुरे इंसान की बुराई और उसका जो एंड में डाउनफॉल होता है उसको देख के कहता है नहीं इसने बुरा किया, मुझे बुरा नहीं करना, वो बुरी सास थी, मैंने बुरी सास नहीं बनना, ठीक है, वो बुरी बहू थी, मैंने बुरी बहू नहीं बनना, हमने देने वाला बनना है, हमने लेने वाला नहीं बनना। ठीक है, तो फिर ये क्या हो गया, अनलाइक हो गया ना, कि मैं किसी इंसान को बुरा करते देखती हूँ और मैं कहती हूँ कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना। ठीक है, और उसमें क्या होता है, मेरी स्पिरिचुअल एलिवेशन हो रही होती है कि अगर कोई बुरा है तो मुझे बुरा नहीं बनना, क्योंकि जब मैं किसी बुरे को देखती हूँ तो मैं उसको एक मेंटली एक अजीब उसमें देख रही होती हूँ कि वो मेंटली जो है ना स्टेबल इंसान नहीं होता जो बुराई कर रहा होता, उसको सुकून नहीं होता, उसका मेंटल पीस नहीं होता। तो उसकी ये जो एंड है ना, वो देखने के बाद जो है मैंने लाइफ के अंदर यही जज किया है कि बुरे इंसान के साथ भी बुरा नहीं करना, वो बेचारा वैसे ही इतना मेंटली डिससेटिस्फाइड होता है इसके साथ, इससे बदला लेके क्या करना। तो दैट इज द थिंग कि हम फिर क्या करते हैं जब हम किसी बुरे इंसान को बुरा करते हैं और उसकी जो एंड देखते हैं, हम फिर क्या कहते हैं, हम कहते हैं हम इस तरह से नहीं करेंगे। ठीक है, तो एफएल लुकास रिजेक्ट्स द आइडिया दैट कैथारसिस अ मेडिकल मेटाफर, उसने कहा कि नहीं ये कैथारसिस एक मेडिकल मेटाफर नहीं है, एंड सेड दैट थिएटर इज नॉट अ हॉस्पिटल, वो कहता है थिएटर जो है वो कोई हॉस्पिटल नहीं है। बोथ लुकास एंड हर्बर्ट रीड regarded as a kind of safety wall, एक safety wall में इंसान के अंदर लगा। pity and fear are aroused, we give free play to these emotions which is followed by emotional relief। ठीक है, pity and fear arouse होते हैं, हम उनको गिव फ्री प्ले टू दीज इमोशंस, हम उनको फ्री प्ले भी देते हैं, विच इज फॉलोड बाय इमोशनल रिलीफ, और जिसके बाद हमारा एक इमोशनल रिलीफ होता है। आई ए रिचर्ड्स अप्रोच टू द प्रोसेस इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल, वो कहता है आई ए रिचर्ड्स जो है वो भी कहता है ये प्रोसेस जो है साइकोलॉजिकल है। फियर इज इम्पल्स टू विदड्रॉ एंड पीटी इज इम्पल्स टू अप्रोच, both these impulses are harmonized and blended in tragedy, and this balance brings relief and repose। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू, अच्छा यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि बोथ लुकास एंड हर्बर्ट रीड रिगार्डेड काइंडली सेफ्टी वॉल, और पिटी एंड फियर जो है अराउज होते हैं, वी गिव फ्री प्ले टू दिस इमोशन व्हिच इज फॉलोड बाय इमोशनल रिलीफ। आइए रिचर्ड अप्रोच टू प्रोसेस साइकोलॉजिकल, और वो क्या कहता है कि फियर जो है वो इम्पल्स है टू विड्रॉ और पिटी जो है वो इम्पल्स है टू अप्रोच, बोथ दिस इम्पल्सेस आर हार्मोनाइज्ड, दोनों इम्पल्सेस हार्मोनाइज होती हैं, ब्लेंड होती है ट्रेजेडी में, और एक बैलेंस जो है वो ब्रिंग्स रिलीफ एंड रिपोज, और जब इन दोनों में बैलेंस होता है तो फिर क्या होता है, हमें रिलीफ और रिपोज मिलता है। द एथिकल इंटरप्रिटेशन इज दैट, अब हम इसकी एथिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं कि क्या है, कि ट्रेजेडी प्रोसेस इज काइंड ऑफ lustration of the soul and inner elimination resulting in a more balanced attitude to life and its suffering। एक आपके अंदर इनर एलिमिनेशन होती है जो कि रिजल्ट करती है इन मोर बैलेंस एटीट्यूड टू लाइफ एंड इट्स सफरिंग। बाज औकात हम कहानियों से और बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, होती है बाज औकात जब मैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी पढ़ रही होती हूँ ना, बादशाह के बेटे थे, कुएं में फेंक दे गए, कुएं में फेंका गया, तो मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि बादशाह का बेटा, उसके अंदर इतना सब्र, ठीक है, जिसने अपनी बादशाह महल में जिंदगी गुजारी होगी ना, आगे पीछे नौकर चाकर होंगे, और वो गुलाम बन गया बिकॉज उसकी लाइफ का एक लड़का, और एज क्या थी उनकी आप खुद सोचिए। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ इतना सब्र, चले गरीब बच्चा है उसमें तो सब्र की समझ आती है, लेकिन एक बादशाह का बेटा उसमें इतना सब्र, जिसके आगे पीछे नौकर भी होंगे, शाहाना लाइफ भी होगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बादशाह थे ना। अच्छा, जब हम इस तरह की स्टोरीज पढ़ते हैं तो क्या होता है, एक स्पिरिचुअल एलिवेशन होती, एलिमिनेशन होती है हमारी। फिर कभी कभी जब मैं थक जाती हूँ ना फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग, देन आई ऑलवेज आइडियलाइज हजरत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा। उनको मैं हमेशा जो है अलैहिस्सलाम, सॉरी हजरत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम को मैं बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करती हूँ। एक माँ, एक अकेली माँ और एक बेटा, और कितनी खूबसूरत परवरिश की। व्हाट अ ट्रेजेडी कि हजरत इब्राहिम उनको छोड़ के चले गए थे। व्हाट अ ट्रेजेडी
कि सर पे छत नहीं थी, व्हाट अ ट्रेजेडी। कि आप कभी मक्का के पहाड़ जाके देखें, काले पहाड़ और इतने नोकीले, कभी सफा मरवा की पहाड़ियों के ऊपर कभी नंगे पांव चल के देखिएगा, चुभती हैं पैरों में, चुभती हैं बहुत ज्यादा। तो जब वो कहानियां हम पढ़ते हैं जो कुरान मजीद में लिखी है, तो एक इनर एलिमिनेशन होती है, जिसके बाद जो हम एक बैलेंस एटीट्यूड टू लाइफ और उसकी सफरिंग पे हम गुजारते हैं। Thus, John Kastner says that a clear understanding of what was involved in struggle, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि एक स्ट्रगल के अंदर क्या चीज इन्वॉल्व होती है। हम वो कहानी पढ़ते हैं एक माँ की, है ना, और फुल ऑफ स्ट्रगल लाइफ, ऑफ कोर्स एक कॉज थी उसके पीछे, अल्लाह के लिए जीना है, एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट था ना। अ जजमेंट ऑन व्हाट वी हैव विटनेस्ड, एक जजमेंट कि हमने क्या देखा, ठीक है, हम ऑडियंस ने क्या देखा, कैन रिजल्ट इन द स्टेट ऑफ मेंटल इक्विलिब्रियम एंड रेस्ट। एक मेंटल इक्विलिब्रियम होता है, एक रेस्ट की पोजीशन में आ जाते हैं, एंड कैन इंश्योर कंप्लीट एस्थेटिक प्लेजर, और वो हमें इंश्योर करता है कंप्लीट एस्थेटिक प्लेजर कि आज अगर मेरी जिंदगी में इतनी स्ट्रगल है, इतनी मुश्किलात हैं, इतना सारा कुछ है, बट एक एस्थेटिक प्लेजर है कि इतनी ट्रेजेडीज के अंदर भी मैं खुश हूँ, है कि नहीं। कैथार्सिस होता है, होता है, बिल्कुल। तो जब हम इस तरह से किसी को इतना मोटिवेटेड देखते हैं कि इतनी तकलीफ के बावजूद अगर वो अकेली जो है जम के अपना काम कर गई और एक ऐसा बेटा परवरिश किया जिसको अल्लाह ने बाद में एज अ नबी चुना, इतना नेक इंसान, ठीक है। तो ट्रेजेडी मेक्स अस रियलाइज दैट डिवाइन लॉ ऑपरेट्स इन द यूनिवर्स, और ये ट्रेजेडी हमें ये रियलाइज करवाती है कि ये जो डिवाइन लॉ है, ठीक है, ये ऑपरेट होता है यूनिवर्स के अंदर, कायनात के अंदर ये डिवाइन लॉ, अल्लाह का कानून जो है ऑपरेट करता है, शेपिंग एवरीथिंग फॉर द बेस्ट। वो शेप करता है एवरीथिंग फॉर द बेस्ट। इंसान के अंदर जो ट्रेजेडीज होती हैं, हमारी जिंदगी में जो लाइफ आती है, तो हमें शेप करने के लिए आती है, शेप एवरीथिंग फॉर द बेस्ट, एंड में हमें बेस्ट ही मिलता है, अनलेस कि हम थक ना जाए स्ट्रगल करते करते। ड्यूरिंग रेनेसां and other set of critics suggested that tragedy helped to harden or temper the emotion। और रेनेसां में एक और सेट ऑफ क्रिटिक्स है जो ये सजेस्ट करता है कि ट्रेजेडी हेल्प करती है टू हार्डन और टेम्पर द इमोशन, कि वो हार्डन करती है या फिर टेम्पर करती है इमोशंस को, ठीक है। स्पेक्टेटर्स आर हार्डन टू द पिटिएबल एंड फियरफुल इवेंट्स ऑफ लाइफ बाय विटनेसिंग देम इन ट्रेजेडी। स्पेक्टेटर्स जो होते हैं वो हार्डन हो जाते हैं ये पिटी और फियर वाली सिचुएशंस देख देख के। रोज अगर हमें देखें, मेरी बात सुने, अब इतने दिन हो गए ना हम कोरोना को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, अब ऐसे लग रहा है नॉर्मल मामूल हो गया, हमारे दिल सख्त हो गए। इसी तरीके से जब हम बार बार किलिंग्स देखते हैं देखते हैं देखते हैं मीडिया के थ्रू, हमारे दिल सख्त हो जाता है, ठीक है। वो ये यहाँ पे वो बता रहा, Humphrey House rejects the idea of purgation and forcefully advocates the purification theory, which involves moral instruction and learning. It is a kind of moral conditioning. Condition, बालों को condition करते हैं, बाल एक प्रॉपर उसके अंदर आ जाते हैं, इसी तरह वो कहते हैं ये moral conditioning है। He point out that purgation means cleansing. According to purification theory, catharsis implies that our emotions are purified of excess and defect, are reduced to intermediate state, trained and directed towards the right objects at the right time. According to the purification theory, अगर हम देखें तो कैथार्सिस क्या करता है, वो हमारे इमोशंस को प्योरीफाई करता है ऑफ एक्सेस एंड डिफेक्ट। कहाँ से? इमोशंस जब हमारे एक्सेस हो जाते हैं या उनके अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो उसको वहां से वो प्योरीफाई करते हैं। आर रिड्यूस टू इंटरमीडिएट स्टेज, उसको दरमियानी स्टेट के अंदर लाया जाता है या एक बैलेंस स्टेट के अंदर लेके आया जाता है। ट्रेन्ड एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट ऑब्जेक्ट, और हमें ट्रेंड करते हैं और वो डायरेक्ट करते हैं टुवर्ड द राइट ऑब्जेक्ट्स एट द राइट टाइम। The spectators learn the proper use of pity, fear, and similar object of emotions by witnessing tragedy. Butcher writes, the tragic catharsis involves not only the idea of emotional relief, but further the idea of purifying the emotions so relief. ट्रैजिक कैथार्सिस जो है वो आइडिया ऑफ इमोशनल रिलीफ में इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि फर्दर आइडिया ऑफ प्योरीफाइंग द इमोशंस, बल्कि वो इमोशंस को प्योरीफाई करता है जो कि रिलीव होते हैं,
The basic defect of purgation theory and purification theory is that they are too much occupied with the psychology of the audience. Aristotle was writing a treatise not on psychology but on the art of poetry. He relates catharsis not to emotions of the spectator but to incidents which form the plot of the tragedy, and the result is that the clarification theory, the paradox of pleasure being aroused by the ugly and repellent. पैराडॉक्स ऑफ प्लेजर जो है वो अराउज होता है by ugly or repellent is also paradox involved in tragedy. Tragic incidents are pitiable and fearful. और ये जो ट्रेजिक इंसिडेंट्स हैं वो क्या है, वो पिटिएबल हैं और fearful होते हैं. They include horrible events as a man blinding himself. ठीक है, ये हॉरिबल इवेंट्स होते हैं जैसे एक मैन अपने आप को ब्लाइंड कर लेता है, जस्ट लाइक ईडिपस ट्रैक्स. A wife murdering her husband, एक वाइफ जो अपनी हस्बैंड को मर्डर कर देती है, या a wife murdered by her husband जैसे in Othello, or a mother slaying her child and instead of repelling us produce pleasure, और बजाय इसके कि हमें रिपेल करें हमें हमारे अंदर प्लेजर प्रोड्यूस करता है. Aristotle clearly tells us that we should not seek for every pleasure from tragedy. हमें हर वक्त ट्रेजेडी के अंदर प्लेजर नहीं ढूंढना चाहिए, बट ओनली प्लेजर प्रॉपर टू इट, लेकिन सिर्फ उतना प्लेजर जो कि प्रॉपर हो. कैथारसिस रेफर टू द ट्रेजिक. अब हम क्या करते हैं, हम जितने भी कहानियां, ड्रामास और कुछ भी पढ़ते हैं, हम उसको, हमारा एक प्लेजर सीकिंग एटीट्यूड है ना, तो हम चाहते हैं कि भाई इसके अंदर बस एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट हो, प्लेजर ही प्लेजर हो. और होता क्या है कि हम लोग जो है हर चीज को एंजॉयमेंट समझ लिया ना, तो हमारे लिए वो कहानियां इबरत नहीं होती, वो एक प्लेजर होती है. हम बस पढ़ते हैं और उसके बाद किताब बंद की और खत्म. आप खुद सोचे ना कि इतनी इस्लामिक स्टोरीज पढ़ने के बाद, कुरान मजीद की इतनी कहानियां पढ़ने के बाद, अंबिया अलैहिस्सलाम की कहानियां पढ़ने के बाद हमारे दिल क्यों नहीं बदलते? क्योंकि हम उनको जस्ट एज अ स्टोरी लेते हैं. हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला ने हमें बताया ताकि हम अपनी लाइफ को मोल्ड करें. दैट इज जस्ट कि हम अपनी लाइफ में उन ट्रेजेडीज को कभी अप्लाई करते नहीं हैं, उन स्टोरीज को कभी अप्लाई करते नहीं हैं. तो कैथारसिस रेफर्स टू द ट्रेजिक वैरायटी ऑफ प्लेजर. ठीक है, वो कैथारसिस जो है वैरायटी ऑफ ट्रेजिक वैरायटी ऑफ प्लेजर से को रेफर करता है. कैथारसिस क्लॉज is thus a definition of function of tragedy and not its emotional effect on the audience. Imitation does not produce pleasure in general, but only pleasure that comes from learning, and so also peculiar pleasure of tragedy. Imitation जो है वो pleasure in general produce नहीं करती, लेकिन उतना ही pleasure produce करती है जो कि learning से और also from peculiar pleasure of tragedy से आता है. Learning comes from discovering. Learning जो है वो discovering the relationship between action and universal elements embodied in it. लर्निंग कहाँ से आती है? जब हम डिस्कवर करते हैं एक रिलेशन को जो कि उस एक्शन के दरमियान और यूनिवर्सल एम्बडीज जो कि यूनिवर्सल एलिमेंट्स जो कि उसके अंदर एम्बडी होते हैं, उन दोनों के रिलेशन के साथ हम यूनिवर्सल एलिमेंट्स क्या होते हैं? स्ट्रगल है, फेथ है, डिसिप्लिन है, ये सारी चीजें. द पोएट माइट टेक हिज मटेरियल फ्रॉम हिस्ट्री और ट्रेडिशन, but he selects and order in its term of probability, and so is more universal and more philosophical. The events are presented free of chance and accident, which obscure their real meaning. Tragedy enhances understanding and leaves the spectator face to face with the universal law. और ट्रेजेडी एनहांस करती है अंडरस्टैंडिंग को, और वो स्पेक्टेटर को लीव मतलब छोड़ देती है उसके हाल पे कि फेस टू फेस विद द यूनिवर्सल लॉ. यूनिवर्सल लॉ के सामने उसको लाके खड़ा कर देती है. ठीक है, thus according to this interpretation catharsis mean clarification of the essential and universal significance of the incidents depicted, leading to an enhanced understanding of the universal law which govern human life and destiny, and such as understanding lead to pleasure of tragedy. In this view, catharsis is neither a medical nor a religious or moral term but an intellectual term. The term refers to incident depicted in the tragedy, the way in which the poet reveals their universal significance. The clarification theory has many merits. Firstly, it is a technique of tragedy and not to the psychology of the audience. Secondly, the theory is based on what Aristotle says in poetics and need no help and support of what Aristotle has said in politics and ethics. Thirdly, it relates catharsis both on theory of imitation and discussion of probability and necessity.
Fourthly, the theory is perfectly in accord with current aesthetic theory. According to Aristotle, the basic tragic emotions are fear and pity and are painful. In tragedy is to give pleasure, the pity and fear must somehow be eliminated. Fear is aroused when we see something suffering and think that similar fate might befall us. Pity is a feeling of pain caused by sight of undeserved suffering of others. The spectator sees it as the tragic error or hamartia of the hero which result in suffering, and so he learns something about the universal relation between character and destiny. To conclude, Aristotle's conception of catharsis is mainly intellectual. It is neither didactic nor theoretical, though it may have residual theological elements. Aristotle's catharsis is not a moral doctrine requiring the tragic poet to show that bad men come to bad ends, nor a kind of theological relief arising from the discovery that God's law operates invisibly to make all things work out for the best. ये जनाब अरिस्टोटल खड़ा हुआ है, ये कथारसिस है और ये थ्योरी है. नीचे बेटा इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा. ये सारे इसके डेफिनेशंस एंड सारी चीज़ें ये आपको लिंक्स मैंने शो कर दी हैं. और